सो यप हेलो गाइस, माय नेम इज़ उन्नति और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है मैं हिंदी बी की रिवीजन लेके आई हूँ। तो इस वीडियो के मैं खास बात बता दूँ कि इसमें आपको जो हिंदी की जो बुक है, अभी मैं आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा कि क्या क्या है इसके अंदर और आगे क्या आने वाला है। अगर इस वीडियो को आप लोग 30 लाइक्स लाते हैं तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो यहीं पे ये फर्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो बन के रह जाएगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो यूज़फुल हो तभी यह वीडियो आगे बढ़े। अगर इसमें मतलब ऐसे वैसे बस नाम की वीडियो है तो मेरा भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। और इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, जो जो जिन जिन बच्चों के पास हिंदी भी है, क्योंकि हिंदी को लेके बहुत कम टाइम भी बचा है और इस वजह से। और तो चलते हैं आगे की वीडियो में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है हमारे हिंदी के सिलेबस को समझने की। तो ये हमारी बुक है हिंदी बी की, जो हमारे सर ने हमें प्रोवाइड कराई थी। और इस बुक में हमें सबसे पहले सिलेबस पढ़ना है। तो जो हमारा पेपर आता है, पेपर पैटर्न, ये हमारे चैप्टर्स हैं 1.1 1.2 ऐसे चैप्टर्स हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये चैप्टर्स हैं और इस चैप्टर में कैसे कैसे स्टोरी है, यहाँ पे आपको बताया जाएगा हिंदी से पहले की कहानी क्या है, हिंदी का उद्भव स्टार्ट कैसे हुआ, फिर ये हिंदी का आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये 3 काल में विभाजित कर दिया जाएगा, इनका परिचय दिया जाएगा। फिर उसके बाद ही हमारे कुछ कवि हैं, जैसे ये है हमारे मध्यकालीन भक्तिकालीन कवि हैं, ये रीतिकाली हो गए और ये आधुनिक काल हो गए। ये रीतिकाल क्या है, आधुनिक काल क्या है, वीडियो को आप लाइक दीजिए 30+, तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगी। ये हमारा सिलेबस है। और जैसे इस वाले पार्ट में मैं जो है आपको ये फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा स्टार्ट करवा दूंगी, तो ताकि आपको पता लग जाए कि अगर आपको समझ आ रहा है तभी आप लाइक कीजिएगा। ओके, तो अब जो है हम पेपर देखने जा रहे हैं कि 2 टाइप के पेपर आते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट टाइप का पेपर में और सेकंड टाइप के पेपर में क्या डिफरेंस है, ये भी समझते हैं। तो आप ये पेपर जो देख रहे हो, ये 75 मार्क्स का है। और इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्या क्वेश्चन आ रहा है कि यस, इसमें ये आपको वो पोयम दे दी है कि इन 3 अवतरणों का सब मतलब, इनमें जो है इन पोयम की जो है व्याख्या करनी है, इसका मतलब विशेष वगैरह वो सब करना है। उसके बाद ये है हमारा बिहारी भूषण अथवा इनका साहित्यिक परिचय लिखो, कबीर, केवट प्रसंग, इन सब का साखियों का सार लिखिए। और यहाँ पे हो गया चौथा क्वेश्चन हमारा, भूषण इनका काव्य सौंदर्य लिखना है और इनकी टिप्पणी लिखना है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से हो गया, मतलब फर्स्ट यूनिट से हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का पेपर हो गया। जैसे मैंने अभी आपको सिलेबस में बताया था कि हमारा जो है यूनिट वाइज डिवाइडेड। जैसे कि इस यूनिट में क्या है, ये वाला यूनिट मैं फर्स्ट यूनिट बोलूँगी। ये फर्स्ट यूनिट वाला पार्ट है, इससे अलग क्वेश्चन टाइप में आते हैं, इस टाइप के इसके अलग पार्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो 2 हिस्सों में आपको हिंदी की पढ़ाई करनी है। ओके, बढ़ते हैं आगे। और जो सेकंड टाइप का पेपर है वो इस समय जो पेपर चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब क्योंकि 4 क्वेश्चन या जैसे कि ओबी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो या तो 4 ही क्वेश्चन आएंगे। तो जो अभी मैंने आपको पैटर्न दिखाया था उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, और मेरे ख्याल से अब का जो पैटर्न होगा वो ऐसा होगा। जी, ऐसे 4 क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें हमारा ये फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग कर रहा होगा, ये फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग कर रहा होगा ये 2 क्वेश्चन। और लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे नीचे के यूनिट से बिलोंग कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा पेपर आ सकता है, वैसे भी क्वेश्चन कम आएंगे इस बार। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन पेपर हो गए, आपने देख लिए, क्वेश्चन भी आपने पढ़ ही लिए। अब जो है एक बार समझते हैं, मतलब यूनिट वाइज में आपको थोड़ा सा हिस्ट्री मतलब बैकग्राउंड देती हूँ कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चन किस किस चैप्टर से कैसे आते हैं। मेन आपको ये पार्ट कंप्लीट करना है जो हमारा इंडेक्स पार्ट है बुक का, यही हमारा सिलेबस भी है। तो इससे जैसे मैंने आपको बताया, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमम। और बचे 2 क्वेश्चन इस बार इससे होंगे, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन आएंगे। पेपर जो है 75 मार्क्स का है, तो देख लीजिए। बाकी तो हमें असाइनमेंट, बाकी के जो मार्क्स है 25 मार्क्स वो असाइनमेंट से मिलेंगे,
मतलब इंटरनल मार्क्स है। तो इनसे 2 क्वेश्चन क्या-क्या आ सकते हैं, या तो इन लोगों का साहित्यिक परिचय पूछ लेंगे, या जो इन लोगों ने हमें पोएम या जो भी दी है उसका हमें व्याख्या पूछ लेंगे, या प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य होता है जो हमें पोएम दी है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग लिखना होता है हमें प्रतिपाद्य में, या तो ये पूछ लेंगे इन वाले। और इनका हाँ, साहित्यिक परिचय में क्या आपको अभी आगे बताऊंगी ना, आगे की वीडियोज़ में, अगर इस वीडियो को 30+ लाइक आते हैं तो। वैसे इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ बता दूंगी ताकि आप खुद भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, कोई वैसे बड़ी बात नहीं है। बस बुक पढ़ते जाओ, आपको पूरी हिस्ट्री समझ आ जाएगी। बस अभी जो है मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगी, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करूँगी, बस ये समझाना चाह रही हूँ कि आखिर हिंदी का सिलेबस क्या है, पेपर कैसा आता है। और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी वीडियो है, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है वीडियो। मैं तो खुद 2-3 बार देखने वाली हूँ इसके बाद। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है इस वाले चैप्टर पे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ये हमारा, मैं आज इस पे फोकस करूँगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, क्योंकि मेरा मूड पता नहीं कब क्या बन जाए, कौन सी वीडियो डाल दूँ। तो आपको तो मिलनी चाहिए ना वीडियो। अब मैं सबको थोड़ी ना भेज पाऊँगी व्हाट्सएप पे, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को तो लाइक करना पड़ेगा अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो। नहीं तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ बता ही दिया है मैंने। तो फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा इस पे बेस्ड है। ये जो आपको दिख रहा है ना, पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिंदी भाषा और साहित्य, उस वो चैप्टर जो है पहले कैसे कैसे जो है हिंदी भाषा आई कहाँ से है, उसके पीछे की हिस्ट्री जो ये बताता है। तो हमें संस्कृत से शुरू करना है और हिंदी तक पहुँचना है। तो देखते हैं क्या क्या टाइम पीरियड रहा, कैसे कैसे रहा। ये चैप्टर जो है मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी, मतलब मैंने बुक पढ़ ली है, आपको बस शॉर्ट में बता दूंगी जो जो इम्पोर्टेंट है। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। सो यस, हिंदी भाषा और साहित्य जो है, इसमें जो है मैं आपको बता दूं, जो हमारे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा या फिर हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, आर्य भाषा जो भी है हमारी भारत की, वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक है हमारी आर्य भाषा, भारतीय भाषा 2 भाषा में डिवाइडेड है, एक आर्य भाषा हो गई और एक द्रविड़ भाषा हो गई। आर्य भाषा मतलब जो ये उत्तर भारत की भाषा है, ये आर्य भाषा होगी, मतलब ऊपर वाली साइड इंडिया की। और द्रविड़ भाषा जो है साउथ साइड जो है, जो तमिलनाडु साइड, केरल साइड, ये वाली भाषा जो होगी। तो भारतीय भाषा 2 भागों में डिवाइडेड है, एक हो गई हमारी आर्य भाषा और एक हो गई हमारे द्रविड़ भाषा परिवार। और जो आर्य भाषा परिवार हम पढ़ेंगे इसमें उत्तर भाषा, जिसमें संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है, आपको पता ही है। और संस्कृत से ही जो हिंदी जो है संस्कृत से ही निकली है ऐसा माना जाता है। पर उसके बीच में क्या होता है कहानी, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि ये पढ़ लीजिए, कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस ये एक यहाँ पे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, जो हिंदी भाषा है वो फारसी से लिया गया है। यहाँ पे लिखा गया होगा जो हिंदी शब्द है वो सिंध का हिंदी जो है वो सिंधी से आई है, हिंदी सिंधु से। क्योंकि जो स को है ह बोलते हैं फारसी भाषा में, जो है स को हा बोला जाता है, किसमें, ईरानी भाषा में। तो इसलिए माना जाता है कि ये फारसी शब्द है हिंदी जो है। और जो है यहाँ से हमारा जो है मेन स्टार्ट होता है। ये थोड़ा टाइम याद रखिएगा, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ये ऋग्वेदिक टाइम का पीरियड स्टार्ट हो गया। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो वैदिक संस्कृत है ना, प्राचीनतम रूप में वैदिक संस्कृत, वो हमारी प्रतिष्ठित हो गई है। मतलब वेद भाषा में या फिर संहिता के उपनिषदों के रूप में जो है ये आने लग गई है। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। और ये साथ साथ बोलचाल की भाषा भी संस्कृत थी। कब, ये 8वीं सदी की बात हो रही, 8वीं शताब्दी की बात हो रही, 8वीं शताब्दी की। कब, जब संस्कृत जो है हमारी वैदिक में थी और आम बोलचाल की भाषा थी। ओके, अब जैसे इसमें रामायण महाभारत इसी समय लिखा गया था। और वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, ये सब कवि के आप नाम देख सकते हैं। ओके, नाउ संस्कृत आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तन होते होते ईसा पूर्व की 5वीं सदी तक काफी बदल गई। अब 5वीं सदी में ऐसा क्या हुआ, 5वीं सदी में जो है पाली कहा गया, मतलब संस्कृत जो थी वो धीरे धीरे जो है पाली में कन्वर्टर होने लग गई। क्यों होने लग गई, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध आए, ये ऋग्वेदिक एक तुम्हारा लेटर वैदिक हो गया, एक लेटर वैदिक पीरियड के बाद की कहानी है, जब हमारे जैनिज्म और बुद्ध जो है वो बढ़ रहे थे। इन लोगों की
इन लोगों की जो स्पीचेस हैं, इन लोगों की जो मान्यताएं हैं, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब बढ़ने लग गया था, तो ये लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। तो पाली भाषा जो है 5वीं सदी में आते आते ये विकसित होने लग गई। तो इसमें ये हो गया। तो 5वीं शताब्दी के आते आते हमारी जो है पाली भाषा विकसित होने लग गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये लोक भाषा बन गई पाली भाषा। प्राकृतिक भाषा भी इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब जो है ये जो है प्रथम ईस्वी तक आते आते ये हमारी 2 ईस्वी हो गई, एक 8वीं एक 5वीं। 8वीं में हमारी संस्कृत वेदों में लिखी जा रही थी, और हमारी जो बोलचाल की भाषा थी। उसके बाद 5वीं ईस्वी में जो है पाली आई। अब संभवतः पाली भाषा की बात हो रही है, ये प्रथम ईस्वी तक रही। तो इसका क्या टाइम रहा हमारी, यस, 5वीं से लेकर के प्रथम ईस्वी तक। पहली ईस्वी तक आते आते जो है पाली भाषा और परिवर्तित हुई, जो प्राकृतिक की संज्ञा दी गई जिसे, तब इसे जो है प्राकृतिक की संज्ञा दी गई। और इस प्राकृतिक जो है मतलब धीरे धीरे जो है पाली भाषा भी, जैसे अब ये भाषा कन्वर्ट क्यों हो रही है, जैसे आपको पता ही है। अब जैसे 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 आप देख लो, एग्जांपल ले लो कि कोई इंग्लिश बोलता है। अब जैसे कोई फॉरेन कंट्री का इंग्लिश, उसकी इंग्लिश आप अलग है, और हम जो अपनी इंग्लिश बोलते हैं, हमने अपने तरीके से जो है इंग्लिश को बना लिया है। तो ऐसे जो है अलग अलग, जैसे जैसे अलग अलग लोगों की लफ्ज़ होती हैं, वो उस हिसाब से जो है जो भाषाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती है। तो इसीलिए जो है एक तो 8वीं शताब्दी होगी, 5वीं ईस्वी से 1 ईस्वी तक हमारी पाली भाषा रही। पाली भाषा जो है धीरे धीरे प्राकृतिक की संज्ञा में आ गई। इसका काल पहली ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक था। ठीक है, 500 ईस्वी तक था किसका, प्राकृतिक का। पाली की विभाषाओं के रूप में प्राकृतिक भाषा, पश्चिमी, पूर्वी, ये 3 जो है और अब साहित्यिक भाषाओं के रूप में चुनी हो चुकी थी। मतलब पश्चिम, पूर्व, पश्चिमोत्तर और तथा मध्य देश, ये जो एरिया था उत्तर का, सॉरी ऊपर वाले पार्ट के भारत का, वहाँ पे जो है ये भाषा जो है धीरे धीरे साहित्य में और बोलचाल की भाषाओं में भी आ गई थी, जिन्हें मगधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री, पैसाची और प्राचंड तथा अर्ध मगधी भी कहा जाता था। ये जो भाषाएं हैं इस पे थोड़ा देखो, जैसे कि ये मगधी, सौर सौरसेनी, महाराष्ट्री, पैसाची, प्राचंड तथा अर्ध मगधी, ये भाषाएं जो हैं पाली भाषाएं हैं, सॉरी प्राकृतिक भाषाएं हैं, जो इस समय किस समय 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक जो है ये बढ़ चढ़ के आगे आ रही थी। ओके, नाउ अब ये भाषाएं जो हैं अपभ्रंश में टूट जाएंगी कब, 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ठीक है, आगे चल के प्राकृतिक भाषाओं के क्षेत्रीय रूप से अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठित हुई। इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा जो है ये प्राकृतिक की ही अब ये वही जैसे क्षेत्रीय भाषा जैसे बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्राकृतिक भाषाएं बन गई, उसे अपभ्रंश बोला जाता है। अपभ्रंश मतलब हिस्सा एक तरीके का। जो ये ओबी एग्जाम है ना, इसका एक ट्रिक ये है कि आपको रटना नहीं है। जैसे कि अभी तक क्या था, हमें क्योंकि हमें बिना ऑफलाइन में हमें बिना देखे लिखना होता था, तो हमें चीज़ें रटनी पड़ती थी। अब आपको रटनी नहीं है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। आपको सिर्फ स्टोरी जाननी है, स्टोरी जान लोगे, बाकी आपके पास बुक रहेगी। आप अगर भूल भी जाओ, वर्ड्स भूल जाओ, तो बस कम से कम आपको पता तो रहे कि आप आंसर क्या लिख रहे हो। तो अब तो टाइम वैसे है, ठीक ठाक है, आप चाहो तो कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में पता नहीं क्यों मैं प्रवचन देने लग जाती हूँ। तो हाँ, 500 लेकर के 1000 ईस्वी तक जो है हमारी अपभ्रंश जो है विकसित हुई। मैंने एक बार छोटा सा बात देती हूँ। 8वीं ईस्वी तक संस्कृत थी। 5वीं ईस्वी तक क्या आ गई हमारी, पाली। 5वीं ईस्वी से लेकर के 1 ईस्वी तक हमारी प्राकृतिक रही। 5 से लेकर के 1 तक जो है हमारी पाली भाषा, जो और 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक हमारी प्राकृतिक भाषा आ गई। 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक हमारी अपभ्रंश स्थापित हो चुके थे। और पाली भाषा क्या थी, ये सब पाली भाषाएं हैं। और अपभ्रंश अभी देखते हैं क्या क्या निकले हैं। तो यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे अनुमानतः सन्न भाषा साहित्य के मुख्य 2 रूप मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये। और क्षेत्रीय और
आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। ठीक है, क्षेत्र अब अभी जैसे नीचे आपको ये दिख रहा होगा, ये टाइम टेबल कह रही हूँ, ये पार्ट दिख रहा होगा, ये ऐसे विकसित हुई हैं। थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं में यहाँ पे हूँ मैं। आधुनिक आर्य भाषाओं में जिनमें हिंदी भी है, एक इसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास हुआ, हिंदी का जन्म। ठीक है, किंतु उसमें साहित्यिक रचना का कार्य इतने ईस्वी में शुरू हुआ। देखो, जो हिंदी का जन्म है वो 1000 ईस्वी के आसपास हुआ, कलर चेंज इस ईस्वी के आसपास हुआ, पर लेकिन जो उसका साहित्यिक रूप में यूज हुआ हिंदी का, वो इस ईस्वी में स्टार्ट हुआ है, 1150 ईस्वी में। ठीक है, और जो 1150 जो जब ये 1000 ईस्वी में हिंदी आ ही रही थी, तब जो ये आर्य भाषाएं आधुनिक आर्य भाषाएं, जैसे मैंने आपको बताया था आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं थी, तो जो आधुनिक आर्य भाषाएं जो अपभ्रंश थे, वो एज अ साहित्यिक रूप में जो है लिखे जाते हैं। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, तो आपको थोड़ी स्टोरी समझ आ रही होगी। अनुमानतः 13वीं शताब्दी में हिंदी भाषा 13वीं शताब्दी मतलब इस शताब्दी में कार्य का प्रारंभ अच्छी तरीके से शुरू हो गया था। यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ग्राम अपभ्रंशों का रूप मानते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो हिंदी है वो ग्राम अपभ्रंशों का रूप है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंशों के विभिन्न क्षेत्रों के रूप में इस प्रकार माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया अपभ्रंश। और ये टेबल जो है 85, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली सारी लैंग्वेजेस हैं। ये पंजाबी में कन्वर्ट हो गई, ब्राचंड सिंधी में, महाराष्ट्रीय मराठी में, अर्धमगधी पूर्वी हिंदी में, अर्धमगधी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मगधी जो है इन सब में हो गई, और सौर सैनी ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, ये सब। तो हमारी ये दो चीज़ जो है जो हिंदी की हमारी मानी जाती है, एक अर्धमगधी हो गई और एक सौर सैनी। बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, ये वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, बस हिंदी का उद्भव बताऊँगी। बाकी हिंदी की आगे जो हिंदी का जो विकास है वो आपको पता ही है, हमें नेक्स्ट उसमें पढ़ना है। हिंदी का उद्भव, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, आपको पता ही है। और तो यहाँ पे जो है हिंदी का उद्भव पढ़ रहे हैं। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभवतः है कोई भाषा विद्यमान रही होगी, क्योंकि इससे पहले जो हड़प्पा की भाषा थी वो तो अभी तक हमें डिस्फर नहीं कर पाए हैं उसे, मतलब उसका उसकी मीनिंग क्या है वो निकाल नहीं पाए हैं। विद्यमान रही है, परंतु आज तक उसका कोई लिखित रूप में प्राप्त नहीं हो पाया है। और जो है यहाँ पे इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जैसे ऊपर जो आप देख रहे हो, मैंने पेन से लिखा है, ये जो है आपकी रिवीजन के लिए लिखा गया है। ओके, ये देखिए अभी हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है ना, इससे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः आर्य की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद भाषा या फिर वैदिक संस्कृत ही थी। तो प्राचीन हमने मान ली कि संस्कृत है। विद्वानों का मत यह है कि ऋग्वेद भी एक काल अथवा एक स्थान पर रचित नहीं हुई है। ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या बताएगा कि ऋग्वेद जो अलग अलग जगहों से जुड़ के बनी है। ठीक है, ऋग्वेद भी एक जगह से नहीं निकली है, वो भी अलग अलग जगहों से ही निकली है। विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद का भी एक काल अथवा एक स्थान पर रचित नहीं हुई है। इसके कुछ ग्रंथों की रचना गांधार में, कुछ ही सिंधु पर। ये सब आप पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा कुछ खास वाली बात नहीं है। पॉज करके इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लो, यहाँ तक के पैराग्राफ को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के उपरांत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ पता लगे, सब कुछ मैं ही नहीं बता सकती ना, ये कुछ ऐसे खास नहीं, पढ़ लो इसे। ओके, ऋग्वेद के उपरांत ब्राह्मण ग्रंथों और सूत्र ग्रंथों का सृजन हुआ। ये दो ग्रंथ और आए। इसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा हो, कई अंशों के लौकिक और सूत्र ग्रंथ तथा ये सब भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे लौकिक भाषा ये सब आप हाँ ये चीज़ जो है अब यहाँ पे पता लगेगा कि जो संस्कृत थी जो यहाँ पे तब छंद वेद तथा लोक भाषाओं में प्रायः अंतर स्पष्ट रूप में प्रकट हुआ। इस समय जो है धीरे धीरे, जैसे आपको पता ही, संस्कृत से जो है पाली में कन्वर्ट होने लगी थी। तो पतंजलि के लोग थे, पतंजलि एक ग्रुप माना जाता है, इसके ही लोग जो है व्याकरण की रचना शुरू कर दी थी इन लोगों ने। और जो व्याकरण जानते थे वही शुद्ध संस्कृत बोलते थे। ठीक है,
वही उन अब धीरे धीरे आप देखोगे आगे चल के जो बड़े लोग हैं वही संस्कृत बोलेंगे। तो जो जो व्याकरण जानते थे वही संस्कृत बोलते थे, अन्य लोग अशुद्ध संस्कृत बोलते थे, तथा साधारण लोग स्वाभाविक बोली मतलब प्राकृतिक कहलाती थी जो। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको? ओके। डॉक्टर चंद्रबली पांडे का मत है कि भाषाओं के इन दोनों वर्षों के श्रेष्ठतम उदाहरण वाल्मीकि रामायण से मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में दोनों भाषाओं का प्रयोग है, संस्कृत का भी और हमारी मानुषी मतलब प्राकृतिक का भी। आप ये देख लेना। ठीक है। नाउ लेकिन डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने तत्कालीन भाषाओं को पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया गया है। परंतु डॉक्टर रामविलास, कुछ अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग सॉरी जो प्रोफेसर है उन्होंने अलग अलग बात कही है कि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, कि एक ही भाषा बोली जाती थी, कुछ लोग बोलते हैं नहीं अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। ओके, चलो अब जो है ये पैराग्राफ कुछ खास है नहीं, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ एक बार। परंतु डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि कुछ विद्वान प्राकृतिक को जनधार भाषा लोक भाषा मानकर कृत्रिम साहित्य भाषा का स्वीकार करते थे। तो वही लड़ाई चल रही थी, संस्कृत जो लोग मानते थे और जो लोग बोलते थे कि संस्कृत ही मेन भाषा है, उसी के रूप में उसी में हमें साहित्य भी उसी में पढ़ना है, व्याकरण भी सबको आना चाहिए। पर लेकिन जो आम लोग लोग मतलब आम जो संस्कृत बोल जो स्वाभाविक बोली थी वो जो है बहुत कम लोग मानते थे। पर लेकिन जो लोग थे ना वो दोनों भाषाएं समझते थे, जैसे कि हम समझते इंग्लिश भी हैं और हिंदी भी है, पर लेकिन बोलते ज़्यादातर हम हिंदी ही हैं। तो ऐसे ही उस समय भी हाल चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो है आप देखोगे कि कैसे कैसे जो है ये वाला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला तो देखते हैं। जन धारण अल्प शिक्षित वर्षों के लिए संस्कृत के नियमों का अनुसरण कठिन था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोक भाषा थी। महावीर स्वामी ने जैन मत तथा माता बुद्ध के बौद्ध मत का प्रचार के लिए लोक भाषा को ही अपनी वाणी का माध्यम बना लिया था। अब संस्कृत भाषा का महत्व कभी कम नहीं हुआ। ये संस्कृत भाषा जो है ऑब्वियसली महत्व बढ़ेगा, क्योंकि अब संस्कृत की जो है व्याकरण भी निकल गया था। इस वजह से जो है प्राकृतिक और संस्कृत दो भाषाएं जो है थी, ये आप पढ़ लेना। ओके, नीचे आते हैं। मैं आपको सिर्फ स्टोरी लाइन बताने के लिए वीडियो लाई थी। ओके, नाउ हिंदी का निर्माण काल, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके, अपभ्रंश की समाप्ति और आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म के समय को संस्कृत काल कहा जाता है, संस्कृति काल कहा जाता है। ठीक है, ये कब की कहानी है, जब जो है अपभ्रंश के बाद वाली कहानी है, जब हिंदी का जो है आपको पता है हिंदी किस किस से निकली है, बोलो। यस, सौरसैनी और अर्धमगधी, ये दो से निकली हुई है। ओके, चलो पहली, अब एक बार रिवीजन करते हैं। हमने क्या बोला था कि 13वीं ईस्वी, मैंने बोला था कि 13वीं ईस्वी में आकर के जो है हिंदी का साहित्य शुरू हो गया था। पहली ईस्वी या 1150, इस समय इस काल में जो है हमें हिंदी की शुरुआत हो गई थी, हमने पढ़ लिया था ये, तो थोड़ा बहुत पुराना याद रखना। ओके, पहली ईस्वी के आसपास इसकी स्वतंत्र सत्ता का परिचय मिलने लग गया था, जब अपभ्रंश भाषा साहित्यिक संदर्भों का प्रयोग आ रही थी। यदि भाषाएं बाद के विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में अभिहित हुई थी। ओके, अपभ्रंश का जो भी कथ्य रूप था वही आधुनिक बोली का विकसित हुआ। ठीक है, अब एक ये देसी वर्ड इस थोड़ा समझेंगे। अपभ्रंश का संबंध में देसी शब्द का बहुधा चर्चा की जाती है। अरे यार, बार बार रोटेट करना पड़ रहा है मेरे को, क्रॉप रोटेट। चलो सॉरी, वीडियो मुझे करना पड़ा। ओके, वास्तव में देसी से देसी शब्द और दोनों का बोध होता है, देसी शब्द और देसी भाषा का दोनों का बोध होता है। प्रश्न यह था कि देशी शब्द किस भाषा से था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने नाटक शास्त्र में इन शब्दों को देशी कहा है, जो संस्कृत के तत्सम और तद्भव, मतलब जो ये यहाँ पे आपको समझ आएगा ये चीज। प्राकृतिक व्याकरण में संस्कृत के ढांचे व्याकरण लिखे और संस्कृत
को ही प्राकृतिक आदि का प्रकृति माना गया। अंततः जो शब्द उनके नियमों की पकड़ में ना आ सके उन्हें देशी की संज्ञा दी गई। मतलब जैसे व्याकरण जब लिख रहे थे संस्कृत के लोग, तो जो शब्द जैसे कि जैसे नॉर्मल भाषा के जो शब्द थे जो उसमें व्याकरण में नहीं आ पाए या फिर उस बुक में नहीं आ पाए, तो उसको जो है देशी शब्द बोला गया। ठीक है, ये समझ आ गया देशी की कहानी। तो यस, अब कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं छूटा, चलो ठीक है, आगे बढ़ता है। प्राचीन काल से बोलचाल ही भाषा को देशी अथवा ये इस समय ही शुरू हो गया था। देशी और भाषा का प्रयोग जो है ये पाणिनि के समय, पाणिनि जैसे हमने पतंजलि पतंजलि क्या थे जो व्याकरण लिख रहे थे और जो शुद्ध संस्कृत बोलते थे पतंजलि के लोग, ऐसे ही पाणिनि के समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, मतलब नॉर्मल लोग बोलते थे। अंततः पाणिनि इनकी भाषा थी। पतंजलि का समय संस्कृत केवल शिष्ट समाज का व्यवहार था। जैसे मैंने बोला ना, सिर्फ जो ब्राह्मण बड़े कुल के लोग थे वही संस्कृत बोलते थे पतंजलि के समय। और प्राकृतिक बोलचाल ने स्थान ले लिया था, और प्राकृतिक ने बोलचाल का स्थान ले लिया था। दो भाषाएं हो गई, एक संस्कृत जो सभ्य लोग बोलते थे, और एक हो गई हमारी प्राकृतिक जो आम बोलचाल की भाषा हो गई थी। तो यहाँ पे जो है हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं और साथ में वीडियो भी अपलोड करना मेरे को लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा नीचे, और अगर 30+ लाइक आते हैं तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँगी, और ये स्टोरी जो लाइन मैं भी समझूँगी और आपके साथ, और आप लोग भी समझिएगा। तो बिना किस और हाँ, मेरी जो वेब मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पेपर कैसे अपलोड करना है, कैसे वो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको मॉक टेस्ट के बारे में नहीं पता तो मेरी पहली वाली वीडियो देख लें, इससे DO की मॉक टेस्ट वाली। वो थोड़ी सी इसमें गड़बड़ ये हो गई थी कि जो मॉक टेस्ट के लिए जो OBE वालों ने पोर्टल पे डाला था उस पर हमारी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, क्योंकि हमारे कॉलेज वालों ने हमारी इन्फॉर्मेशन डाली ही नहीं थी OBE पोर्टल पे। तो इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। और वो जो मैंने डेट शीट दे दी थी आपको, वो प्रीवियस ईयर डाल दी थी मॉक टेस्ट की। अभी मॉक टेस्ट की डेट नहीं आई है, तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, इससे आपको पता लग जाएगा। मॉक टेस्ट के पेपर जो है चेक नहीं होंगे, बस केवल ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक कीजिए फटाफट, बाय।